मुंबई में सर्दियों की रात में एक व्यक्ति की नाइट ड्यूटी होती है और रोज रात को वो अपने घर से 12 बजे निकला करता और ड्यूटी के लिए जाया करता। लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसी जगह पड़ती है जहां पर उसे एक ऑटो दिखाई देता है और उस ऑटो के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति आराम करता रहता है। अब जब भी वह वहाँ से निकला करता है तो जल्दी में रहता है और मन ही मन सोचा करता है कि मैं इससे इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा कि ये ऑटो में क्यों रहकर आराम करता है, क्या इसने कोई घर नहीं ले रखा या फिर ये ऐसे ही रहा करता है। यह सोचते हुए उसे काफ़ी दिन हो जाते हैं और तभी आ जाती है जनवरी के दिन। एक दिन अचानक से जैसे वो जाया करता है ड्यूटी के लिए तो वो वाहन जिस सवारी से वो जाया करता है वह उसका छूट जाता है और उसके बाद वह वापस लौटने लगता है। लेकिन वापस लौटते वक्त वही चौराहा आता है जिस चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ऑटो में आराम कर रहा था और उसके बाद वह ठान लेता है कि आज तो मुझे इन अंकल से पूछना ही है कि ये इस तरह से ऑटो में अपना समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं। तो इसके लिए वह व्यक्ति धीरे धीरे उस ऑटो के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उन्हें झकझोर कर जगाने लगता है। अब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को जगाया जाता है तो वह एकदम से घबरा कर उठता है, क्योंकि रात में कई बार उसके साथ ऐसा भी हो गया है कि लोग लूटपाट करने के लिए उसके पास आ गए हों। वह डरा सहमा सा खड़ा होता है, लेकिन तभी ये जो व्यक्ति होता है जिसका नाम अरुण होता है वह उससे कहने लगता है कि अंकल जी देखो, डरने की बात नहीं है। मैं दरअसल काफ़ी दिनों से ये पूछना चाह रहा था कि आप इस तरह से ऑटो में क्यों रहा करते हो, क्या आपका कोई घर नहीं है, इतनी सर्दी है और सर्दी में आप ऑटो में बैठे हुए हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो कि उस ऑटो को चलाया करता था और उसी में आराम किया करता था, उसका नाम होता है देशराज, जिसकी उम्र लगभग 75 साल रही होगी। और वह जैसे ये बात सुनता है तो उसे थोड़ी सी शांति मिलती है और वो कहता है कि बेटा मैं तो डर ही गया था कि कहीं कोई मुझ पर हमला तो नहीं कर रहा लूटपाट के लिए। इसके बाद वो कहता है कि नहीं अंकल जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल आपसे यही पूछना चाहता था, अगर आप बताना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं तो अपने घर के लिए जा रहा हूँ। वो दरअसल आज मेरी सवारी छूट गई है जिससे मैं ड्यूटी जाया करता था, तो आज मेरी छुट्टी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो देशराज होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें ये जानना है तो मैं खूब शौक से तुम्हें ये बात बता दूंगा और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बात को कहकर वह उस व्यक्ति से बैठने के लिए कह देता है और देशराज उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पर जो देशराज होता है वह कहता है कि बेटा देखो, वैसे तो बुढ़ापा है और बुढ़ापे में मुझे भी पता है कि इतनी उम्र में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार की मजबूरियाँ कुछ ऐसी हुआ करती हैं जिनकी वजह से मजबूर हो जाता है इंसान इस तरह से काम करने के लिए। ऐसा कहते हुए देशराज की आंखों में आंसू आ गए थे और इसके बाद यहाँ पर जो अरुण होता है उसे और भी उसकी बात जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वह उन्हें चुप कराकर कहता है कि बताओ अंकल जी बात क्या है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि इतनी उम्र में आप काम क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद जो देशराज होता है वह बताने लगता है, कहता है कि बेटा इसके लिए तुम्हें आज से लगभग 30 साल पहले जाना होगा। 30 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहा करता था, मेरी पत्नी थी और 2 लड़के थे। यहाँ पर मैं गांव में इधर उधर मजदूरी करके अपना समय व्यतीत किया करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि पिताजी गाँव में काम नहीं चलेगा और मुंबई चलते हैं और मुंबई में ही रहेंगे। इस बात को सुनकर मैं उनकी बात के लिए मना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए थे ना, तो इसी वजह से मैं उनके साथ मुंबई आ जाता हूँ। मुंबई आने के बाद जो मेरा बड़ा वाला बेटा होता है जिसका नाम अमित होता है, उसकी शादी भी मैं कर देता हूँ और शादी के बाद उसको बच्चे भी हो जाते हैं। उससे छोटा एक और लड़का होता है जिसका नाम गौरव होता है और गौरव अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। उसको एक लड़की हो गई थी जिसका नाम दिव्या था और उससे छोटा एक और लड़का था जिसका नाम हम लोगों ने अंश रखा था। परिवार बड़ा ही खुशनुमा था और मैं यहाँ पर आकर ऑटो चलाने लगा था, क्योंकि साथ में मैं भी सहारा दिया करता और परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि बड़ा वाला बेटा जो था वह एक कंपनी में काम किया करता था तुम्हारी तरह। इस बात को सुनकर यहाँ पर अरुण कहता है कि हाँ अंकल जी फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर देशराज जी कहने लगते हैं बेटा उसके बाद हमारे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई और मेरे दोनों बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़ा बेटा एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और छोटा बेटा न जाने किसी अनजान कारण से अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता है। अब जब परिवार के अंदर दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे तो यहाँ पर बड़े वाले बेटे का पूरा भरा पूरा परिवार था और साथ में मेरी पत्नी भी थी जिसका नाम शांति होता है। अब मैं जो कि बुजुर्ग हो चला था, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेवारी को तो उठाना ही था, क्योंकि घर के अंदर अकेला मर्द में ही कमाने वाला रह गया था। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, जो भी है ऊपर वाले ने हमारे साथ किया है तो इसको भुगतना तो पड़ेगा ही। और इसी वजह से मैं अब दिन रात मेहनत करके ऑटो चलाकर अपने बच्चे की जो बेटी होती है उसको पढ़ाने लगता हूँ और परिवार की हर जिम्मेवारी को निभाने लगता हूँ। भले ही मैं थोड़े पैसे कमाया करता, लेकिन साथ में जो मेरी बहू होती है वह भी मेरा साथ देती है और मेरी जो पत्नी होती है वह भी मेरा साथ देती है। मेरे बेटे की जो बहू होती है वह दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाया करती और ऐसा ही मेरी पत्नी किया करती है। तो सभी लोग मिलजुल कर परिवार को चलाने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है।
समय के साथ साथ जो मेरे बेटे की बड़ी लड़की होती जिसका नाम दिव्या होता है, वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और जैसे वो 12वीं क्लास को 80% नंबरों से पास करती है तो उसके बाद उस दिन मैं बड़ा ही खुश होता हूँ कि मेरी बेटी की जो बेटी है वो बड़ी पढ़ाकू है। और इसी वजह से जब 80% नंबर बेटी के आ जाते हैं तो उसके बाद मैं सभी सवारियों को मुफ्त में इधर से उधर छोड़ता हूँ। वहाँ पर हम बड़े ही खुश थे, लेकिन उसके बाद अचानक से जो पोती होती है वो कहने लगती है कि दादाजी मुझे ना दिल्ली जाकर बीएड करनी है। अब इस बात को सुनकर मैं खुश तो हो जाता हूँ, लेकिन फिर सोचने लगता हूँ कि वहाँ पर जाकर रहने में तो काफ़ी सारा पैसा खर्च आएगा और अब पोती से मना कैसे करूँ। यहाँ पर पूरा परिवार था और तभी जो मेरी पोती होती है उसकी माँ होती है, यानी कि मेरे बेटे की जो पत्नी थी, वह उससे कहने लगती है कि तू बावली तो नहीं हो गई, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च आ जाएंगे और ऐसा नहीं किया करते। लेकिन तभी मैं वहाँ पर अपनी पोती की भावनाओं को समझ जाता हूँ और कहने लगता हूँ नहीं बेटी तू पढ़ेगी और मैं तुझे पढ़ाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी वजह से मैं काफ़ी गहन सोच विचार इस बारे में करता हूं और जब रात को मैं आराम कर रहा था तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है और उसी बात पर मैं अमल करने का सोचता हूं और इस बारे में अपनी पत्नी शांति से बात करता हूं। कहता हूं कि शांति देखो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो अपनी बेटी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ता, वो जो कह देती उसको कर देता, तो क्या हम लोग इसका इस तरह का फर्ज नहीं निभा सकते? तो शांति कहती है कि फर्ज तो निभा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो देशराज जी होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, वो कहने लगते हैं अपनी पत्नी से कि हम ऐसा ना करें, इस घर को बेच दें और तुम लोग गांव में जाकर रह लेना और मैं यहाँ पर रहकर ऑटो चलाता रहूंगा। तुम लोग गांव में इसी तरह से अपना समय व्यतीत कर लेना और पोती को पढ़ाने की जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ, ताकि मेरी पोती की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो सके और उसे बिल्कुल भी महसूस ना हो कि मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर देशराज की जो पत्नी शांति होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या ये सब कुछ करना ठीक रहेगा? कहीं को गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो देशराज मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम गाँव में परिवार को रख सकती हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पोती की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा लूंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर पत्नी शांति भी हाँ में सर हिलाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर यहाँ पर जो देशराज जी होते हैं वो अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन्हें ये सारी बातें बता देते हैं। अब तभी यहाँ पर जो दिव्या की माँ होती है, यानी कुलदीप की बहू जो होती है, वह मना करने लगती है, कहती है कि नहीं बाबूजी ऐसा मत करो, इसकी पढ़ाई के लिए अगर हम ये सब कुछ कर देंगे तो आगे बेटा भी है और बेटी को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। लेकिन देशराज जी साफ साफ बोल देते हैं कि बहू अगर तेरा पति जिंदा होता तो क्या वो ये सब कुछ करता? इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो उस घर की बहू होती है वह भी एकदम से चुप रह जाती है और अब ये बात फाइनल हो जाती है कि इस घर को बेचा जाएगा और बेचने के बाद उन पैसों से दिव्या को दिल्ली के अंदर बीएड कराई जाएगी। इसके बाद कुछ ही दिनों में कागज बनते हैं और कागज बनने के बाद जो दिव्या होती है उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। दिव्या वहां पर जाकर पढ़ाई करने लगती है और जो पूरा परिवार होता है वह यहाँ से गांव वाले घर में शिफ्ट हो गया था और वहीं पर इधर उधर मेहनत मजदूरी करके सास बहू अपने परिवार का भरण पोषण करने लगती हैं। देशराज जी जो होते हैं वो मुंबई में रहकर ही ऑटो चलाया करते हैं और ऑटो चलाकर जो भी पैसे कमा करते उन्हें अपनी पोती के पास भेज दिया करते और इसी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे। यहाँ पर उन्होंने रहने के लिए ऑटो को ही चुना था और ऑटो के अंदर ही रहकर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे और इसी को चलाकर पैसे कमाया करते थे। सुबह सुबह जल्दी उठकर वे ऑटो को दौड़ाने लगते और देर रात तक वे ऑटो चलाया करते और उन सभी पैसों से अपनी पोती की पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। बीच बीच में वे उससे हालचाल भी लेते रहा करते और इसी तरह से समय बीत रहा था। बीतते बीतते समय आ जाता है 2021 का जनवरी का महीना आता है और उसी समय यहाँ पर जो अरुण होता है वह देशराज से उसकी कहानी सुनता है और इस कहानी को सुनने के बाद अरुण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति का संघर्ष था जिसने अपने परिवार को बांधने के लिए 75 साल की उम्र में भी इतनी मेहनत की है जितनी शायद कोई जवान व्यक्ति भी नहीं कर सकता था। इसके बाद जब अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो देशराज कहता है कि बेटा इस तरह से आंखों में आंसू क्यों ले आए, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का खेल है जो हमें खेलना ही पड़ता है और इसको खेलने में कैसी परेशानी होनी। इस बात को सुनकर अरुण देशराज जी की हिम्मत की दाद देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बाबा अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बता देना। तो जो बाबा होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारे लायक कोई भी सेवा नहीं है, तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो और मैं इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। इसके बाद अरुण और भी उससे कुछ बातें करता है और बातें करने के बाद यहाँ से अपने घर तो लौट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में देशराज जी की पूरी कहानी घूम रही है कि किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। जिस उम्र में उसे रिटायर होकर घर पर बैठ जाना चाहिए था उस उम्र में वह ऑटो चलाया करता है, सुबह सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक उसी ऑटो के अंदर आराम किया करता है और बिल्कुल भी आराम उसकी जिंदगी में नहीं है। यह बात सोचते सोचते वह सो तो जाता है, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सुबह सुबह उठता है तो उसे लगने लगता है कि देशराज जी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए।
यह बात जब वह सोच रहा था तो उसी दौरान उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि उसका एक मित्र होता है जिसके साथ कभी वह अच्छी तरह से बैठा उठा करता था और उसका नाम होता है राघव। राघव से वह इस बारे में बात करता है और जैसे ही राघव ये पूरी कहानी सुनता है तो उसके बाद उसे भी महसूस होता है कि ये कहानी तो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, शायद हो सकता है कोई इनकी मदद कर दे। ऐसा सोचकर जो राघव होता है इस कहानी को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और ये कहानी रातों रात वायरल होने लगती है, क्योंकि राघव वहां से वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद देसराज जी का इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद उसके पूरे इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जैसे ही खबर इधर उधर वायरल होती है चारों तरफ, तो लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं और कुछ लोग मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर मुंबई में एक संस्थान होता है जिस संस्थान में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है और वही लोगों के हाथ ये स्टोरी पड़ जाती है। इसके बाद वो लोग इस बात की तहकीकात करते हैं कि स्टोरी सही है या गलत है, तो उन्हें वही सब कुछ मिलता है। और जब ये बात पूरी तरह से सत्यापित हो जाती है तो वो लोग इसके लिए फंड रेज करते हैं और लोगों से इनकी मदद के लिए पैसों का इकट्ठा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ देसराज जी के लिए लगभग 24 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही देसराज जी के लिए 24 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद वो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सीधे देसराज जी के पास आ जाते हैं। ये साधारण सा दिन था। देसराज जी एक स्कूल पर ऑटो लगाकर खड़े हुए थे और तभी अचानक से वो संस्था के लोग वहां पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि देसराज जी आप ही हो। तो यहाँ पर जो देसराज जी होते हैं उन्हें देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कहने लगता है कि हाँ भाई देसराज जी तो मैं ही हूँ, बताओ आपको क्या काम है मुझसे। तो यहाँ पर वो संस्था के लोग होते हैं, वो कहने लगते हैं कि देखिए जी, हमने आपकी कहानी इस तरह से लोगों में बताई और लोगों ने आपकी मदद के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, तो आपको इसके एवज में 24 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो लोगों की सहायता है और इस सहायता को लेकर आप अपने परिवार की परिस्थितियों को ठीक कर सकते हो और साथ में अपनी पोती को पढ़ा लिखा सकते हो। देसराज जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने ऑटो के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है और उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। वो लोग सबसे पहले उसे सराहना देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है और आप इस दुनिया के रियल हीरो हो जो अपने परिवार के लिए इस उम्र में भी लड़ाई कर रही हो। इस बात को सुनकर देसराज जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस सहायता राशि को प्राप्त कर लेते हैं। सहायता राशि जब देसराज जी को मिल जाती है तो यहाँ पर जो देसराज जी होते हैं उन पैसों से सबसे पहले अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा खर्चा जमा कर देते हैं और उसके बाद अपने परिवार की परिस्थितियों को ठीक करके उनके साथ ही आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अरुण होता है, जिसने पहली बार उनकी कहानी सुनी और सुनने के बाद अपने दोस्त को बताई, दोस्त के थ्रू ये कहानी वायरल हो गई और वायरल होने के बाद इनकी पूरी तरह से मदद हो गई। उस अरुण से इनके घर तक के ताल्लुकात हैं और वो लोग एक दूसरे के घर तक भी जाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी देसराज जी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। 75 साल की उम्र में भी उन्होंने बिना रुके बिना थके अपने परिवार के लिए कमाया। आप क्या कहना चाहते हो देसराज जी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।